जैसा कि आपको मालूम है हम डेली एक वीडियो डालते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो अभी तक हमारा पेज नंबर 394 तक हो चुका है। अब आज हम आपको सुनाएंगे 395 का, जो हम पढ़कर आपको सुनाते हैं और अंडरलाइन भी करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है उसे बताते हैं। और ये जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एग्ज़ाम में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेट हो, JRF हो, PGT, TGT और अन्य एग्ज़ाम, तो जो हिंदी इसमें है तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो ये लीजिए, हमारे कभी कभी आप इसे लाइक भी कर दिया करें कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ इस वीडियो में। तो सुनिए। हरिश्चंद्र ही दुखी हो, सामने देखिए, हम आपको बुक भी दिखा रहे हैं। नेत्र में जल भर कर हाँ सजना सी लो मड़े, कुछ चिंता नहीं तेरा भी बाना है। तो ये हमने कल पढ़ी थी, प्रेम जो योगिनी से सूत्रधार की भाषण में है। तो आगे देखिए। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी इनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समापन होता है। इनका सबसे बढ़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। देखिए, नील देवी के तो थोड़े अंश हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। आज बड़ा दिन है, इनमें से पैराग्राफ में आ सकता है एग्जाम में कि कहाँ से लिया गया। तो नील देवी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से। क्रिस्तान लोगों को इनमें बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग देश से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेज रमणीय लोग वेद सिंचित केस राशि, कृत्रिम कुंतक जूट, मिथ्या रत्न भरण, विभिन्न बड़ बसन से भूषित छीड़ कट देश कसे, निज निज पतिगढ़ के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर फर कल की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती है। तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुख का कारण होती है। पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं है। उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। जैसे दो अवतरण मतलब एक ये प्रेम जोगनी का, क्या सारे संसार के लोग सुखी रहे, और ये चंद्रवली का झूठे झूठे झूठे, ये है। तो यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं। इसकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस दो अवतरण किसमें से, चंद्रावली और किसका, प्रेम योगिनी में। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, इसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पद पाई जाती है, वाग्य वैचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। इसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेम घन आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति सुधार पाते हैं। संबंध 1938 की आनंद कादम्बनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए जो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण, विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण का जन्म संबत 1913 और मृत्यु संबत 1951 में हुई। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे।
प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन काल में भारतेंद्र को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंद्र की शैली से बहुत कुछ भिन्नता भी लक्षित होती है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा पर्याय रहती है। इसके लिए वे पूर्वीपन में परवाह न करके अपनी बैसल बारे को ग्राम कहावते और शब्द में बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। लेख हर तरह के निकलते थे, देश दशा, समाज सुधार, नागरी हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों पर अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घूरे का लत्ता बीने, कनातन का ढोल बांधे, समझदार की मौत। घूरे का लत्ता बीने, कनातन का ढोल बांधे, समझदार की मौत, बात मनोयोग्य, वृद्ध भी भौं। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयम और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं। समझदार की मौत। सच है तब ते भले है मूंड, जिन्हें ना व्यापे जगत गति, मजे से पराई जामा। गप्पक बैठना, खुशमादियों में गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़ा तो गंगा के बदन धो आना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेत मेत में धर्म मूरत, धर्म अवतार का किताब पाना, संसार परामर्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और कोहे की खे। आफत तो बेचारे जिंदा दलियों की है, जिन्हें ना यो कल ना वो कल। जब स्वदेशी भाषा का पूर्व प्रचार था, तब के विद्वान कहते गीवाड़ बशिड़ु विषु विशाल बुद्धि स्थान, भाषा रसोलु पहोम। अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का कर्कट उर्दू छाती का पीपल हो रही है। अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। मनोयोग। शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब के मन का लगाव अवश्य रहता है। जिसमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तम के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हो किंतु भले प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित की मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों ने अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे। कालिकौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उसमें सावधान रहने का संकेत किया था। संगीत शकुंतला लावनी के ढंग पर गाने योग खड़ी बोली में पदबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंद्र के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा था। हठी अमीद रणथंभोर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया। गौ संकट नाटक और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक इनका एक प्रहसन भी है। तब नर्म इसका है जुआरी खुआरी प्रहसन नाटक। गौ संकट नाटक है, काली प्रभाव नाटक है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र।
बालकृष्ण भट्ट। तो पहला आपने पढ़ा भारतेंदु, दूसरा नंबर प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा बालकृष्ण भट्ट। ये भारतेंदु के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और परलोकवास संवत 1971 में हुआ। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। इन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का धरा निकालने के लिए ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सभी प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। कौन सा पत्र था इनका? नाम क्या था उसका? तो नाम उसका था हिंदी प्रदीप। मिश्र जी के सामान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा। व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती थी और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते थे। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझाकर के स्थान पर समझाया बुझाया वे प्राय लिख जाते थे। कौन लिखता था समझाया बुझाया? समझा बुझाकर में शब्द का प्रयोग करता था तो बालकृष्ण भट्ट समझाया बुझाया लिखते थे। तो ध्यान रखें, बालकृष्ण भट्ट अपने शब्दों में क्या लिखते थे? समझाया बुझाया। उनके लिखने की ढंग से यह जान पड़ता है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी अरबी में लफ्ज ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हर्ष विनोद से भट्ट के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि ना जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरे की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक लेकर उन्होंने कई लेख में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। कौन सा उनका था? आँख, कान, नाक। एक बार वो मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आँखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ है? उत्तर मिला, आँख आई है। ये चट बोल उठे, भैया यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहते हैं। भट्ट जी की लिखावट के दो नमूने देखिए। दो नमूने में कौन से? एक कल्पना का है, एक आत्मनिर्भरता का। तो ये कल पढ़ेंगे। आशा है आप सुनकर इसका लाभ उठाएंगे और लाइक भी करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आप सुन के इसका लाभ उठाया करिए, ताकि ये आगे और फॉरवर्ड भी करिए ताकि आगे लोगों को मिले।